दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय एसके झासर का पीडीएफ का बताने वाले हैं। ये ज्योग्राफी जो है भूगोल के क्लास 6 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं और ये सीरीज जो है आपको पूरा कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 1 से लेकर के अंतिम तक को कवर कराएंगे और क्लास 6 से 10 तक को कवर कराएंगे। यदि आप देखते रहेंगे तो आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम जो है साइंस का कंप्लीट साइंस जो है कंप्लीट करा दिए हैं, चैनल पे आप जा करके देख सकते हैं क्लास 6 का। अब जो है क्लास 6 का जो है ज्योग्राफी कवर करा रहे हैं। चलिए पहला पार्ट है ये और पहले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है और पहला चैप्टर का बताते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे एसके झासर के पीडीएफ है और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों मिक्सचर करके लिया गया है और सारा चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो पहला चैप्टर का नाम ही देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। पहला चैप्टर का नाम ये है हमारा सौरमंडल। चैप्टर का नाम है हमारा सौरमंडल। क्लास 6 के पहला चैप्टर यदि ज्योग्राफी का देखिएगा तो आपको मिलेगा हमारा सौरमंडल चैप्टर का नाम। तो इस चैप्टर का जो है पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कि सौरमंडल का मुखिया कौन है। तो आपको जो है जितना भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है सारा का कोई आंसर जो आप लोगों को हम लिखते जाएंगे यहाँ पे, या तो लिखते जाएंगे या तो हम बोलेंगे भी, उससे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ये पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जा करके जो है जुड़ करके पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ डाला हुआ है, हम फिर से जो है अगला दिन जो हम फिर से इसको इस पीडीएफ को जो है डाल देंगे। इसी में साइंस और ज्योग्राफी दोनों का पीडीएफ है। तो पहला क्वेश्चन है सौरमंडल का मुखिया कौन है। सौरमंडल का मुखिया की बात करें तो सौरमंडल का मुखिया जो है ये होता है सूर्य। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। और दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है सौरमंडल में सूर्य के अलावा और कौन कौन से सदस्य होते हैं। सौरमंडल में बात करें तो सूर्य के अलावा, सूर्य तो है ही, इसके साथ साथ सूर्य के अलावा जो है ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, इसके साथ साथ क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सभी जो है सौरमंडल का ही जो है भाग है, यानी सौरमंडल के ही सदस्य हैं। और सौरमंडल के बारे में सबसे पहले बताया था कोपरनिकस ने, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में सौरमंडल की सैर पर जाने के लिए क्या तैयार किया गया था। सौरमंडल की सैर पर जाने के लिए क्या तैयार किया गया था। तो इस पे जाने के लिए जो है तैयार किया गया था उड़ती किरण, यानी जो उड़ती करण ये तैयार किया गया था। उड़ती करण इसका सही आंसर हो जाएगा, जो एनसीईआरटी में दिया गया है वही बता रहे हैं आपको। और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह की बात करें तो वो है वरुण ग्रह, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं सौरमंडल में कितने ग्रह है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या बात करें तो 8 ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो ये होता है बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद जो है सबसे छोटा ग्रह जो है ये है बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसको भी याद रखना है। और यानी जो है सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह भी बुध ही है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सौर प्रणाली का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सौर प्रणाली का सबसे निकट ग्रह जो है यह है बुध ग्रह, सौर प्रणाली का सबसे निकट का ग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे दिया गया है शुक्र ग्रह को किस और नाम से जाना जाता है। यानी शुक्र ग्रह जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह जो है इसको सुबह का तारा कहा जाता है। सुबह का तारा या भोर का तारा ये कहा जाता है, शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है और शाम का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। पृथ्वी का बहन बात करें तो पृथ्वी का बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह बात करें तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं ग्रह से क्या तात्पर्य है। ग्रह से तात्पर्य की बात करें तो ग्रह उसे कहते हैं बिना प्रकाश वाला गोलाकार पिंड। बिना प्रकाश वाला गोलाकार पिंड जो है ये ग्रह कहलाता है, यानी बिना प्रकाश वाला गोलाकार पिंड जो है ये ग्रह कहलाता है, इसको याद रखना है। और ग्रह की बात करें तो आप लोगों को ग्रह जो है टोटल 8 है, ये आप लोगों को बता दिए। अब ग्रहों की संख्या बता देते हैं लाइन बाय लाइन जो है सबसे नज़दीकी के अनुसार। सूर्य से मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य से नज़दीक के, सूर्य के बाद जो है सबसे नज़दीक में आता है बुध ग्रह। सूर्य से सबसे नज़दीक में बुध ग्रह आता है, इसके बाद शुक्र ग्रह आता है, इसके बाद पृथ्वी ग्रह आ जाता है, इसके बाद पृथ्वी आता है, इसके बाद जो आता है पृथ्वी के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति आता है और इसके बाद जो है शनि आता है, फिर इसके बाद जो है अरुण आता है, इसके बाद फिर वरुण आता है। इस तरीके से जो है सबसे नज़दीकी ग्रह हो गया बुध और सबसे ज़्यादा दूरी पर ग्रह हो गया जो सूर्य का ये हो गया यहाँ पे देख सकते हैं वरुण। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकदार है? सबसे अधिक चमकदार ग्रह होता है, ये होता है शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9, सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, देख सकते हैं कि सौर प्रणाली में 8वें स्थान पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सौर प्रणाली में 8वें स्थान पर जो सबसे अंतिम में ग्रह जो है ये है वरुण ग्रह स्थित है। वरुण ग्रह को ही नेपच्यून ग्रह कहा जाता है, इसको भी याद रखना। और सूर्य का परिक्रमा सबसे कम दिन में जो है बुध ग्रह करता है। बुध ग्रह सबसे कम दिन में परिक्रमा करता है, सूर्य का 88 दिनों में परिक्रमा कर लेता है सूर्य का जो है बुध ग्रह 88 दिनों में। और सबसे अधिक दिन जो है ये नेपच्यून ग्रह लेता है, सबसे अधिक दिन जो है नेपच्यून ग्रह ही लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, जो कि लगभग 146 दिन का समय ले लेता है, 146 दिन का। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, सभी ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? सभी ग्रह जो होता है ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ये केपलर का सिद्धांत है। केपलर ने ही कहा था सूर्य यानी जो है सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13, गणित के ज्ञात रूप में सबसे पहले किस ग्रह को माना गया? तो गणित के ज्ञात रूप में सबसे पहले जो माना गया ये बुध ग्रह को ही माना गया है। गणित के रूप में सबसे पहले ग्रह जो है ये बुध ग्रह को माना गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में जो होता है ये 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कहीं पर 8 मिनट 16 सेकंड लिखा रहेगा, कहीं पर 8 मिनट लगा रहेगा। इसके अनुसार देख लीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार लगा दीजिएगा। 8 मिनट 20 सेकंड 16 सेकंड 8 सेकंड जो भी रहे लगा दीजिएगा, एक ही तो ऑप्शन ऐसा मिलेगा उसमें जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन इसी में है, देख सकते हैं सूर्य में सबसे ज़्यादा बात करें तो सूर्य में जो रहता है हीलियम रहता है, यानी जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना रहता है सूर्य। और वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन रहता है, उसके बाद जो है ऑक्सीजन रहता है। सबसे अधिक नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जल से भरा है? पृथ्वी की सतह जो होता है इसका 71% भाग जो होता है ये जल से ही भरा होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं 16 में, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो चंद्रमा जो होता है ये पृथ्वी का चक्कर जो होता है ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में सॉरी यहाँ पे जो है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो ये जो है 27 दिन में पूरा करता है। 27 दिन में पूरा करता है चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, हम देख सकते हैं 17 में, चंद्रमा किस दिशा में घूमता है? तो चंद्रमा जो घूमता है ये पूर्व से, चंद्रमा जो होता है ये पूर्व से लेकर के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। चंद्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इसको याद रखना है। और ये जो है 27 दिन में परिक्रमा पूरा करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18, देख सकते हैं कि सभी उपग्रह किस ग्रह के चारों ओर घूमते हैं? सभी उपग्रह जो होते हैं यहाँ पर 18 नंबर में क्वेश्चन है, सभी उपग्रह किस ग्रह के चारों ओर घूमते हैं? जितना भी उपग्रह होता है ये अपने अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। ग्रह जो होता है ना, ग्रह के चारों ओर जो होता है, ग्रह के चारों ओर यहाँ पे उपग्रह घूमते हैं। ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूमते हैं, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, यहाँ पर दिया गया है, ग्रहों में कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। बुध ग्रह जो है और इसके साथ साथ जो है शुक्र ग्रह जो है, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ये दोनों के एक भी उपग्रह नहीं है, इसको याद रखना है। 2 ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है, कौन से ग्रह के 62 उपग्रह हैं? तो कौन से ग्रह के 62 उपग्रह है ये बताना है। तो 62 उपग्रह जो है ये शनि ग्रह के हैं। शनि ग्रह के 62 उपग्रह है जो किताब के अनुसार, लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो 146 है अभी वर्तमान में, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है, चंद्रमा पर परिक्रमा का समय कितना होता है? तो चंद्रमा पर परिक्रमा का समय बात करें तो चंद्रमा पर जो है परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में ये जो है परिक्रमा का समय होता है चंद्रमा पर जो होता है। और इसमें बात करें तो चंद्र ग्रहण जो बात करें तो 2 चीज़ आता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो होता है ये कब लगता है बता देते हैं। चंद्र ग्रहण जो होता है यदि सूर्य जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि अर्थ आ जाता है यानी पृथ्वी आ जाता है तो इसको जो है चंद्र ग्रहण कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब उसको जो है सूर्य ग्रहण कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, चंद्रमा पर कौन सी दो गैसें नहीं होती है? तो चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा पर जो है नाइट्रोजन, चंद्रमा पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ये दोनों गैस नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किसे कहते हैं ये बताना है। तो क्षुद्र ग्रह जो होता है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पिंडों पिंड को जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सूर्य के यानी सूर्य जो होता है इसके चारों ओर चक्कर जो लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पिंड को जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बृहस्पति और मंगल के बीच में सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह होता है बृहस्पति और मंगल के बीच में। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24, उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह जो होता है किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को जो होता है उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाते हैं, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, हमारे सौर परिवार में पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी होती है? तो पृथ्वी की परिक्रमा अवधि बात करें तो 365 दिन का होता है, 365.3 दिन कहा जाता है, 365 दिन का होता है। और इसलिए जो है मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन इसी के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन से जो होता है रात दिन होता है। रात दिन जो होता है 12 घंटे रात 12 घंटा दिन 24 घंटे का दोनों मिलाकर के ये जो होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग 84.01 वर्ष में पूरा करता है? कौन सा ग्रह है ऐसा? तो ये ग्रह का नाम जो होता है ये ग्रह का नाम है अरुण कहा जाता है, इस ग्रह का नाम है अरुण और इसी को जो है यूरेनस कहा जाता है, अरुण ग्रह को ही यूरेनस कहा जाता है। ये ग्रह जो होता है सूर्य की परिक्रमा लगभग 84 वर्ष में जो है पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है देख सकते हैं कि किस ग्रह का उपग्रह की संख्या शून्य होती है? तो किस ग्रह का है? तो ऐसा ग्रह का नाम जो होता है ये है बुध और शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है वृत्ताकार पिंडों को क्या कहा जाता है? तो वृत्ताकार पिंड जो है इसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, वृत्ताकार पिंड को जो है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का जरा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा जो है ये 365 दिनों में करती है और 24 घंटे में पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री पृथ्वी 24 घंटे में घूमता है और 365 दिन में जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर कितने प्रमुख नक्षत्र समूह है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो है नक्षत्र समूह की संख्या जो है ये है, नक्षत्र समूह की संख्या 27 है, 27 नक्षत्र समूह है पृथ्वी के चारों ओर जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31 कहा जा रहा है पृथ्वी के प्रत्येक नक्षत्र को पार करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को जो है प्रत्येक नक्षत्र को पार करने में जो है 14 दिनों का समय लगता है, 14 दिन का समय लगता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 32 कहा जा रहा है कितने नक्षत्र समूहों को सप्तर्षि मंडल के नाम से जाना जाता है? सप्तर्षि मंडल के नाम से जो है ये जाना जाता है, जो ये जाना जाता है 7 नक्षत्र समूह को, 7 नक्षत्र समूह को सप्तर्षि मंडल के नाम से जाना जाता है जो आसमान में उगता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कहा जा रहा है भारतीय ज्योतिष के अनुसार एक नक्षत्र की अवधि कितने दिनों की होती है? भारतीय ज्योतिष के अनुसार एक नक्षत्र की अवधि जो है ये 27 दिनों की होती है, 27 दिनों की होती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है देख सकते हैं कि सप्तर्षि किस दिशा का सूचक है? सप्तर्षि जो होता है ये उत्तर दिशा का सूचक होता है, सप्तर्षि उत्तर दिशा का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कहा जा रहा है आकाशगंगा की चौड़ी पट्टी किस रंग की होती है? तो आकाशगंगा की चौड़ी पट्टी जो होता है ये चमकदार होती है, चौड़ी सफ़ेद चमकदार होती है। ये पट्टी जो होता है ये चौड़ी भी होती है और सफ़ेद होती है, इसके साथ साथ जो है चमकदार होती है। अगला क्वेश्चन की बात करें अरबों का तारा का समूह जो है आकाशगंगा को कहा जाता है, आकाशगंगा को अरबों के तारा का समूह कहा जाता है, आकाशगंगा को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 आकाशगंगा का कौन सा अन्य नाम है? तो आकाशगंगा को ही तारों की नदी कहा जाता है, तारों की नदी आकाशगंगा को ही कहा जाता है, तारों की नदी कहा जाता है। और आकार जो होता है आकाशगंगा का ये सर्पिलाकार होता है, आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 37 प्राचीन ग्रंथों में सप्तर्षियों के नाम से क्या है? प्राचीन ग्रंथों में जो है सप्तर्षियों के नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा अंतरी, अंतरी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है अंगिरा हो जाएगा, अंतरी, अंगिरा और वशिष्ठ, ये तीनों नाम जो है तीनों नाम है वशिष्ठ, अंतरी, अंगिरा और वशिष्ठ ये तीनों नाम है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 38 कहा जा रहा है देख सकते हैं पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह जो होता है ये निकट में जो है पृथ्वी के ये मंगल ग्रह है और शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह निकटवर्ती ग्रह है पृथ्वी के। और सबसे गर्म ग्रह जो होता है शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है सबसे गर्म ग्रह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हैं
क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों। सौरमंडल का सबसे कौन सा ग्रह सबसे अलग लगा और क्यों, ये बताना है। तो सौरमंडल का सबसे अलग ग्रह जो है ये लगा पृथ्वी ग्रह। सौरमंडल का सबसे अलग ग्रह लगा क्योंकि पृथ्वी पर जो है मानव जो है ये जीवन यापन करते हैं, जीव जंतु भी। अगला क्वेश्चन नंबर 40 कहा जा रहा है वे कौन से ग्रह है जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो उस ग्रह का नाम जो है, उस ग्रह का नाम है शुक्र और अरुण। शुक्र ग्रह और इसके साथ साथ जो है अरुण ग्रह, ये दोनों ग्रह जो है, ये शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह जो है, जिसे अरुण ग्रह को यूरेनस कहा जाता है, ये दोनों ग्रह जो है पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में ही घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम और बाकी सब ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 1 और बच गया, जो कि इसको बता देते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा जो है ये तारों का समूह है, तारों का समूह, तारों का समूह जो है आकाशगंगा कहलाता है। से आगे जो है क्वेश्चन नंबर 41 से आगे जो है दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, जिसका नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। चैप्टर का नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ, और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जो है 24 घंटे का समय लगता है, 24 आवर का समय लगता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ से है, पृथ्वी के कौन से भाग में हमेशा रात होती है। तो पृथ्वी का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे हमेशा रात होती है, ये बताना है। तो पृथ्वी का दूसरा भाग जो होता है, दूसरा भाग में हमेशा रात होता है, तो दूसरा भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 44, 21 जून को सूर्य की किस रेखा पर किरणें सीधी पड़ती है। तो 21 जून को जो है सूर्य की किरण जो है कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर जो होता है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, कर्क रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होने का कारण जो है ये पृथ्वी का झुका हुआ होना है। पृथ्वी जो झुका रहता है इसी के कारण जो है दिन और रात होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 45, 22 दिसंबर को सूरज के किस रेखा पर सीधी पड़ती है किरण। 22 दिसंबर को सूरज की किस रेखा पर सीधी पड़ती है सूरज जो है ये बताना है। तो 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर जो है सूरज की किरण सीधी पड़ती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी के आधे परिक्रमा का समय कितने महीने का होता है। पृथ्वी के आधा परिक्रमा का समय जो होता है ये होता है 6 महीने का। 6 महीने का समय जो है ये पृथ्वी का आधे परिक्रमा होता है और 12 महीने में पूरे परिक्रमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 47 में, जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में कौन सा स्थिति आती होती है। तो जून के महीने में जो है उत्तरी गोलार्ध में जो होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, और ये 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य आता है और जबकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 48, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है साल के किस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़े होते हैं। तो साल के किस समय जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून महीने में। जून महीने में जो होता है, जून महीने में ये सबसे बड़ा दिन होता है साल का। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 49, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है विषुवत रेखा के पास कौन से महीने आते हैं। तो विषुवत रेखा जो होता है उस विषुवत रेखा के पास जो है मार्च महीने आता है और दिसंबर महीने, मार्च और सितंबर महीने आता है, मार्च और सितंबर महीने आता है, ये जो है मार्च और सितंबर महीने ये आता है विषुवत रेखा के पास में। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है सूर्य की किरणें जो होता है ये तिरछी पड़ती है, तिरछी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुका है, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन 51, किसे शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। किसे शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है इसको जो है शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहा जा रहा है शीतोष्ण क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु होती है। तो शीतोष्ण क्षेत्र में जो होता है ये सर्द प्रकार की गर्मी होती है, सर्द इसका सही आंसर हो जाएगा, गर्मी प्लस वर्षा सर्द कहलाता है। और उष्ण कटिबंध जो होता है वहाँ पर 12 महीने गर्मी होता है वर्षा के मौसम में। शीतोष्ण कटिबंध जो होता है यहाँ पर 4 महीने के जो है 4 महीने का जो है ये शीतोष्ण कटिबंध होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 53, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है पृथ्वी के झुकाव का संबंध किससे है। तो पृथ्वी का झुकाव का संबंध जो होता है ये मौसम के बदलाव में होता है। मौसम जो होता है, मौसम के बदलाव में के कारण ही पृथ्वी के झुकाव का संबंध है मौसम के बदलाव से।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहा जा रहा है समशीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है। तो समशीतोष्ण कटिबंध जो होता है इसमें अधिक ठंडा, अधिक जो होता है अधिक ठंडा होता है, अधिक ठंडा होता है और गर्मी पड़ती है। वहाँ पर जो है समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक ठंडा होता है और गर्मी पड़ती है वहाँ पर जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 55। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी है, इसको याद रखना है। 23.5 डिग्री इसलिए जो है 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी है इसलिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 56। सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो सबसे बड़ा दिन की बात करें तो ये 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून को। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाता है उस समय, और 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है 57 देख सकते हैं। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है। तो जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र जो होता है उस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और यह जीरो डिग्री अक्षांश को भूमध्य या विषुवत रेखा कहलाता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 58। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो था ये था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग था चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, नील आर्मस्ट्रांग, इसको याद रखना है। और ये अपोलो 11 से गया था नील आर्मस्ट्रांग जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है, पृथ्वी की डैश गति के कारण दिन रात होती है। पृथ्वी, इसका सही आंसर हो जाएगा घूर्णन गति। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होती है। और घूर्णन का समय जो होता है ये 24 घंटे का होता है। परिक्रमण का समय बात करें तो 365 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 60। अक्ष किसे कहते हैं। अक्ष जो होता है ये पृथ्वी के काल्पनिक केंद्र बिंदु को, पृथ्वी के काल्पनिक केंद्र बिंदु को जो है इसे अक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन कहा जा रहा है पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। तो 61 नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी जो होता है ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी घूमती है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पृथ्वी पर कितने कटिबंध है। पृथ्वी जो होता है इस पर 3 कटिबंध होता है। पृथ्वी पर 3 कटिबंध होता है। एक होता है उष्ण कटिबंध, और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंध होता है, और तीसरा जो होता है ये होता है शीत कटिबंध। ये 3 प्रकार के कटिबंध पृथ्वी पर होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 63। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम क्या है। तो शीतोष्ण कटिबंध में जो देश स्थित है उस देश का नाम जो है, उस देश का नाम है फ्रांस हो गया, और इसके बाद जो है जर्मनी हो गया। ये दोनों देश उस शीतोष्ण कटिबंध में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले देख लीजिए तीसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, और तीसरा चैप्टर का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। ज्योग्राफी जो है क्लास 6 के उसका तीसरा चैप्टर का नाम है पृथ्वी के परिमंडल, और इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है पृथ्वी पर कितने बड़े जलमार्ग है। पृथ्वी पर जलमार्ग की बात करें तो बड़े जलमार्ग जो है ये 4 है टोटल। और दुनिया का सबसे बड़ा नहर जो है ये सुएज नहर कहलाता है, मिस्र में है, और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है ये सुएज नहर जो है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है पनामा नहर। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 66। पृथ्वी के कण किस किस से मिलकर के बने होते हैं। तो पृथ्वी के कण जो होता है ये मिट्टी से मिलकर के बने होते हैं, कंकड़ से बने होते हैं, पत्थर से बने होते हैं, पहाड़ से बने होते हैं, ये सब चीज़ से जो है मिल करके बने होते हैं। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो होता है मिट्टी 6 प्रकार का होता है। मिट्टी के प्रकार की बात करें तो मिट्टी जो होता है ये 6 प्रकार का होता है। जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखना है। कांप मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 67। जल संधि किसे कहते हैं। तो जल संधि की बात करें तो 2 जल संधि को जोड़ने वाला भाग जो है जल संधि कहलाता है। यानी दो जल संधि को जोड़ने वाला भाग जो होता है वही क्या कहलाता है, जल संधि कहलाता है। और ये जलोढ़ मिट्टी जो के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के जलोढ़ मिट्टी होते हैं, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 68 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि भारत के पश्चिम में स्थित है। तो भारत के पश्चिम में जल संधि जो है ये अरब सागर स्थित है। अरब सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं, भारत का कौन सा राज्य पाक जल संधि के सबसे पास है। पाक जल संधि
भारत का ऐसा कौन सा जो है राज्य है जो क्या करते हैं, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, जल संधि है जो भारत के पश्चिम में स्थित है, ये आप लोगों को बता दिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत का कौन सा राज्य पाक जल संधि के सबसे पास है, तो पाक जल संधि के सबसे पास जो है ये 69 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर जो है ये हो जाएगा तमिलनाडु राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 70 नंबर का वायुमंडल के 3/4 से भी अधिक भाग में कौन सी गैस मौजूद होती है, तो वायुमंडल के 3/4 से भी अधिक भाग में जो होता है नाइट्रोजन गैस मौजूद होता है, नाइट्रोजन जो कि नाइट्रोजन जो होता है ये 78% वायुमंडल में पाया जाता है और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है वायुमंडल के किस हिस्से में सबसे अधिक वायु प्रवाह पाया जाता है, तो वायुमंडल के जो क्षोभ मंडल जो होता है, वायुमंडल का क्षोभ मंडल जो होता है इस भाग में जो होता है क्षोभ मंडल जो होता है, क्षोभ मंडल में जो है सबसे अधिक वायु प्रवाह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं, हम वायुमंडल की सहायता से क्या महसूस करते हैं, हम जो है वायुमंडल की सहायता से जो होता है महसूस जो करते हैं, सर्दी महसूस करते हैं, गर्मी भी महसूस करते हैं, ये वायुमंडल की सहायता से ही हम लोग महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारा मुख्य पृथ्वी मंडल क्या कहलाता है, तो हमारा मुख्य पृथ्वी मंडल जो होता है यानी मुख्य रूप से वो जो होता है वो जल यानी जो है जैव मंडल कहलाता है, वो जो है जैव मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि भूमंडल के कौन कौन से 3 प्रमुख मंडल होते हैं, तो भूमंडल के 3 प्रमुख मंडल बात करें तो पहला हो जाएगा जल मंडल, दूसरा हो जाएगा स्थल मंडल और तीसरा हो जाएगा वायुमंडल, ये तीनों मंडल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 75 में कि वायुमंडल में कौन कौन से तत्व होते हैं, वायुमंडल में तत्व की बात करें तो इसमें हवा होता है और धूलकण, यही तत्व होते हैं, हवा और धूलकण वायुमंडल में तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पानी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो पानी में बात करें तो पानी जो होता है इसमें हवा पाया जाता है और दूसरा जलवाष्प पाया जाता है, यानी जो हवा और जलवाष्प पाया जाता है पृथ्वी के जो है पानी पृथ्वी पर जो है तत्व में बात करें तो। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 77 अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो था ये था राकेश शर्मा था पहले भारतीय जाने वाला अंतरिक्ष में जो है, और ये जो 1984 में रूस की सहायता से ये गए थे अंतरिक्ष में और जन्म स्थान हरियाणा में इसका है जो है राकेश शर्मा का। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 78 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 78 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं जल डमरू मध्य जोड़ता है, तो जल डमरू मध्य जो होता है ये 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है, 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है जल डमरू मध्य जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है समताप मंडल होता है, समताप मंडल की बात करते हैं ये जो होता है ये वायुमंडल में ही होता है, समताप मंडल जो होता है ये वायुमंडल में ही होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है वायुमंडल में जो है 5 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, ये जो 5 प्रकार के वायुमंडल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पृथ्वी के प्रमुख महासागरों का नाम लिखिए, तो पृथ्वी के जो होता है प्रमुख महासागर की बात करें तो इसका नाम लिखने के लिए करा इसमें हो जाएगा अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये 3 हो गया और 2 है। जल मंडल में जल का आवागमन क्या कहलाता है, तो जल मंडल में जल का आवागमन जो है ये जल चक्र कहलाता है, जल मंडल में जल का आवागमन जो है जल चक्र कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जल चक्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 वायुमंडल का कौन सा परत सूर्य की हानिकारक किरणों की रक्षा करता है, तो वायुमंडल का जो परत का नाम है वो परत है ओजोन परत। ओजोन परत जो है ये ओजोन परत ये सूर्य की हानिकारक किरणों से जो है रक्षा करता है वायुमंडल को, और इसमें जो है क्षति जो पहुंचाने का कार्य करता है ये CFC क्षति पहुंचाने का कार्य करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा गैस सबसे महत्वपूर्ण है, पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण गैस है O2 यानी ऑक्सीजन गैस है, जो कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये भी चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त देख सकते हैं। अब अगला चैप्टर आ जाता है, अगला चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जो कि ये जो है क्लास 6 का आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो एक चैप्टर ये मिल जाएगा आपको पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, और ये जो है चैप्टर वाइज शुरू से लेकर के चैप्टर बता रहे हैं यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट कर दिया है, और 4 वीडियो होने वाला है, और 4 वीडियो के बाद जो है एक कंप्लीट जो है इसको लगा करके 4 वीडियो 8 पार्ट तक होने वाला है, जिसके बाद जो है ये ज्योग्राफी का जो है क्लास 6 का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर पॉलिटी का मिलने वाला है, और इसके बाद सारा चैप्टर वाइज जो है और सभी सब्जेक्ट को कवर करते जाएंगे।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि नदियों के किनारे किसकी फसलें अधिक उगाई जाती है। नदियों के किनारे में जो है सबसे अधिक फसलें उगाई जाती है, ये उगाई जाती है धान उगाई जाती है और गन्ना उगाई जाती है। धान हो गया, गन्ना हो गया और इसके साथ साथ गेहूँ हो गई, ये सब जो है नदियों के किनारे अधिकतर उत्पादन किया जाता है। धान जो होता है, धान ये पश्चिम बंगाल में हो जाता है अधिकतर। गन्ना के लिए यूपी हो गया, गेहूँ के लिए जो है पीयू हो गया, यूपी हो गया, ये भी इस तरीके से जो है देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 85, देश के किन क्षेत्रों में अधिकतर धान का उत्पादन होता है। देश के अधिकतर धान क्षेत्र का उत्पादन जो है ये है मैदान क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र जो होता है, मैदान क्षेत्र जो गंगा का मैदान कहलाता है, मैदान क्षेत्र में अधिकतम धान का उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैदान क्षेत्र। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं मैदानी क्षेत्र किस प्रकार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मैदानी क्षेत्र जो है ये सबसे अधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है अनाज उत्पादन के लिए। अनाज उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में मैदानी भाग अधिक है। तो भारत के किस राज्य में मैदानी भाग सबसे अधिक है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा बिहार। बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक मैदानी भाग है, देख सकते हैं बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 कि छोटा नागपुर का पठार किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है ये कोयला और लौह अयस्क के लिए, कोयला और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोयला और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ये छोटा नागपुर का पठार जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, संसार का छत किस पठार को कहा जाता है। संसार का छत जो है ये किस पठार को कहा जाता है ये बताना है। तो तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार जो है, तिब्बत का पठार इसको जो है संसार का छत कहा जाता है, तिब्बत का पठार को। और दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार कहा जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा पठार जो है ये तिब्बत का पठार कहा जाता है और तिब्बत का पठार को ही संसार का छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है भारत के हिमालय के पर्वतों पर बर्फ क्यों जमा रहती है। तो भारत के हिमालय के पर्वत जो है वहाँ पर बर्फ इसलिए जमा रहता है क्योंकि ऊंचाई की अधिकता होती है, वहाँ पे ऊंचाई अधिक होता है, इसलिए जो वहाँ पर बर्फ जमी रहती है ऊंचाई की वजह से। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है हिमालय पर्वत का शिखर कौन सा है। तो हिमालय पर्वत का शिखर की बात करें तो ये जो है एवरेस्ट, एवरेस्ट शिखर जो है ये हिमालय पर्वत का शिखर है, एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है हिमालय पर्वत का कौन सा हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। हिमालय पर्वत का जो है शीर्ष भाग जो होता है, शीर्ष हिस्सा, शीर्ष भाग जो होता है ये बर्फ से ढका होता है, तो शीर्ष भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में बिहार में किस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। बिहार में बात करें तो बिहार में जो पर्वत पाए जाते हैं वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ वाला पर्वत पाया जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ वाला पर्वत जो है पाई जाती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ वाला पर्वत पाई जाती है बिहार में जो है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं। पर्वत वाले क्षेत्र में जो होता है मुख्य जीव की बात करें तो इसमें जो है पशु पाया जाता है मुख्य रूप से और पक्षी पाया जाता है। पशु पक्षी ये सब जो मुख्य जीव पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 95 शिमला और कश्मीर में लोग कौन सा खेल खेलते हैं। तो शिमला और कश्मीर में जो होता है लोग जो होता है इसमें स्कीइंग खेलते हैं, स्कीइंग खेलते हैं वहाँ पर जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 वलित पर्वतों की सतह कैसी होती है। तो वलित पर्वत जो होती है इसकी सतह की बात करें तो वलित पर्वत की सतह जो होता है ये ऊबड़ खाबड़ होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है वलित पर्वत की सतह। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत का कौन सा पर्वत उदाहरण है ब्लॉक पर्वत का। भारत का जो है ऐसा कौन सा पर्वत है जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 98 भारत के किस पर्वत पर ज्वालामुखी सक्रिय है। तो भारत के बेरेन आइलैंड पर्वत जो है, बेरेन आइलैंड पर्वत जो है यहाँ पर जो है बेरेन आइलैंड पर्वत पर जो है ज्वालामुखी जो वहाँ पर सक्रिय है, इसका सही आंसर हो जाएगा बेरेन आइलैंड पर्वत। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 99 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कहा जा रहा है विश्व की सबसे घनी वनस्पति कहाँ पाई जाती है। विश्व की सबसे अधिक घनी वनस्पति जो पाया जाता है ये पाया जाता है मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 100 धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो चिकनी मिट्टी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के द्वारा जमा होता है, जलोढ़ मिट्टी जो होता है ये नदियों के द्वारा
जमा किया गया मिट्टी को कहा जाता है। कहा जा रहा है कि पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं। तो पर्वत जो होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। पर्वत के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से एक पर्वत कहलाता है वलित पर्वत। एक पर्वत का नाम जो है ये है वलित पर्वत, दूसरा का नाम है ब्लॉक पर्वत, दूसरा का नाम जो है ये है ब्लॉक पर्वत, और तीसरा का बात करें तो इसको कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। तीसरा का नाम अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ये 3 प्रकार के पर्वत होते हैं, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 102। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कहा जा रहा है बिहार का अधिकतर भाग किस रूप में फैला है। तो बिहार का अधिकतर भाग जो होता है ये नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। नदी के दोनों ओर जो है मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है बिहार का अधिकतर भाग जो होता है। फिर से सुन लीजिए, बिहार के अधिकतर भाग जो होता है ये नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसे संसार का छत कहा जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन बता दिए थे। संसार का छत जो है ये पामीर का पठार को कहा जाता है। पामीर का पठार जो है इसको संसार का छत कहा जाता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 104 मैदान में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं। तो मैदान वाले क्षेत्र में अधिक लोग इसलिए बसते हैं क्योंकि मैदानी वाले क्षेत्र में जो होता है कृषि की संभावनाएं जो होता है ये अधिक होती है, संभावनाएं अधिक होती है, इसलिए जो मैदानी क्षेत्र में जो है अधिक लोग बसते हैं। अगला चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर यहाँ के आने के बाद जो है अगला चैप्टर ये शुरू हो जाता है, जिसका नाम है दिशाई। चैप्टर का नाम है दिशाई, यहाँ पे देख सकते हैं। और ज्योग्राफी में आप लोग देखेंगे तो चैप्टर मिल जाएगा दिशाई, और इस चैप्टर के क्वेश्चन को अब कवर करते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कुल कितनी दिशाएं होती है। दिशाएं की कुल संख्या जो होते हैं ये 10 होते हैं। दिशाएं की कुल संख्या 10 होते हैं, इसको याद रखना है। और आपको बता दें कि अब जो है दिशाएं से जुड़े सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इस चैप्टर में। दिशाई चैप्टर में जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत के उत्तर में क्या है। तो भारत के उत्तर में जो होता है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तर में। और बात करें तो वलित और नवीनतम पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत जो है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 107 भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है। तो भारत के पश्चिम में बात करें तो भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है केटू कहलाता है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन केटू कहा जाता है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कंचनजंगा कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में भारत के दक्षिण में क्या है। तो भारत के दक्षिण में बात करें तो भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। हिंद महासागर जो है ये भारत के दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 109 भारत के पूर्व में कौन सा जलाशय है। तो भारत के पूर्व में बात करें तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के पूर्व में बात करें तो इसमें जो है बंगाल की खाड़ी है, भारत की पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम बंगाल तमिलनाडु इससे लगने वाले जो है तट का राज्य है पश्चिम बंगाल। जो बंगाल की खाड़ी से लगने वाले तट का राज्य जो कहलाता है वो कहलाता है पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा किससे घिरा है। तो भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा की बात करें तो ये जो है ये हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो है ये हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 111 हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में स्थित है। हिमालय पर्वत जो है भारत के उत्तर दिशा में जो है स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिम में स्थित है। भारत के पश्चिम में बात करें तो भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर स्थित है। भारत के पश्चिम में अरब सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत के मानचित्र की दिशा तय करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए। भारत की मानचित्र की दिशा तय करते समय जो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सभी दिशाओं के समान रूप से अंकित करना। सभी दिशा जो होता है सभी दिशा को समान रूप से अंकित करना, ये हमको जो है ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रमुख दिशाओं की संख्या कितनी होती है। दिशाएं जो है कुल 10 होती है। दिशाएं कुल 10 होती है, लेकिन प्रमुख दिशाएं की बात करें तो प्रमुख दिशा जो होता है ये 4 होता है। प्रमुख दिशाएं की संख्या 4, जिसमें से देख सकते हैं ऊपर वाला भाग उत्तर कहलाता है नॉर्थ, और नीचे वाला दक्षिण कहलाता है साउथ, और ये साइड वाला जो है पूरब कहलाता है, ईस्ट मीन्स पूरब, और यहाँ का जो है वेस्ट कहलाता है पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इस तरीके से जो है 4 दिशाएं प्रमुख होती हैं। और एक दिशा इधर हो गया जिसको उत्तर पूर्वी कहा जाता है, और ये हो गया यहाँ पे देख सकते हैं
दक्षिणी उत्तर यानी उत्तरी दक्षिण कहा जाता है, और इसको जो है पश्चिमी दक्षिण कहा जाता है, और इसको जो है उत्तरी पश्चिम कहा जाता है। इस तरीके से जो है कुल होता है 10, 8 हुआ 4, 4 8 हुआ, 2 और होते हैं 10 होता है, लेकिन इसमें जो है बात करें तो प्रमुख रूप से 4 ही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 115, कुल दिशाओं की संख्या कितनी? तो कुल दिशाओं की संख्या बात करें तो 10 होती है, कुल दिशाओं की संख्या 10, लेकिन प्रमुख रूप से 4 ही होती हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 116, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो बंगाल की खाड़ी जो है ये भारत के जो है दक्षिण पूर्व में है, भारत के दक्षिण पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है, भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है 117, गंगा नदी भारत के किस दिशा में बहती है? तो गंगा नदी जो है भारत में जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है गंगा नदी भारत में जो है, और गंगा गंगोत्री से निकलती है, इसको याद रखना है। और ये जो है गंगा गंगोत्री से निकलती है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है, गंगा गंगोत्री से जब निकलती है तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 118 कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में कहा जा रहा है भारतीय महासागर भारत के किस दिशा में स्थित है? भारतीय महासागर की बात करें तो भारतीय महासागर जो है ये भारत के जो है दक्षिण दिशा में स्थित है, भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 119, अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है? तो अरब सागर जो है ये भारत के जो है पश्चिम दिशा में स्थित है, अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 120, भारत के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो भारत के उत्तर दिशा में जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला है, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, भारत के उत्तर दिशा में। चैप्टर जो है ज्योग्राफी का है पृथ्वी और ग्लोब, चैप्टर का नाम है पृथ्वी और ग्लोब। इस चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो महाद्वीप की कुल संख्या बात करें तो महाद्वीप की कुल संख्या जो है 7 है, याद रखना है 7। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है क्षेत्रफल में, और सबसे ज़्यादा देशों वाला महादेश जो है ये है अफ्रीका महादेश है, सबसे ज़्यादा देशों वाला महादेश। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस महाद्वीप का विस्तार सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा विस्तार बात करें तो एशिया महाद्वीप का है, एशिया महाद्वीप जो है इस महाद्वीप का सबसे ज़्यादा विस्तार है। और दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है, और एशिया का सबसे छोटा देश बात करें तो मालदीव है, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, और दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है भूमध्य रेखीय वृत्त को क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखीय वृत्त को जो है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं भूमध्य रेखा वृत्त को जो है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है कर्क रेखा कौन से अक्षांश पर स्थित है? तो कर्क रेखा जो है कौन से अक्षांश पर स्थित है ये बताना है। तो कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये कर्क रेखा जो है। और मौसम के लिए जो है अक्षांश जिम्मेदार है, और समय के लिए देशांतर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 126 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 में कहा जा रहा है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को जो है मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है पृथ्वी की सभी लंबवत रेखाएं को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सभी लंबवत रेखाएं जो है उसको जो है देशांतर रेखा कहा जाता है, और देशांतर रेखा जो है 360 डिग्री होता है ये जो है। और 0 डिग्री देशांतर को जो है ग्रीनविच कहा जाता है, और इसी से जो है विश्व समय निर्धारण होता है, ग्रीनविच से जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा से। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 128 देख सकते हैं अक्षांश रेखा किस दिशा में होती है? तो अक्षांश रेखा जो होता है ये क्षैतिज यानी जो है क्षैतिज होता है, और ये पूर्व से पश्चिम क्षैतिज होता है, और इसके साथ साथ पूर्व से जो है पश्चिम होता है, पूर्व से पश्चिम होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 129 देख सकते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है अक्षांश रेखाओं की क्या विशेषता है? तो अक्षांश रेखाओं की विशेषता की बात करें तो अक्षांश रेखाओं की विशेषता जो है यह है ध्रुवों पर ये छोटी होती है अक्षांश रेखा जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 131 में 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है उसको अंतरराष्ट्रीय रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे 132 नंबर का कि कर्क एवं मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में तापमान कैसा होता है। तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में तापमान की बात करें तो वहाँ पे तापमान जो है वहाँ पे तापमान मध्यम होता है। तो मध्यम इसका सही आंसर हो जाएगा। और सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर 2 बार निकलता है, एक मार्च में एक बार और दूसरा बार सितंबर में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 का जरा कर्क और मकर रेखा किसके बीच होती हैं। तो कर्क और मकर रेखा जो होता है ये भूमध्य रेखा के दोनों और होते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है कर्क और मकर रेखाएं होती हैं, बीच में होती हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि शीत कटिबंध में पूरे साल कैसा तापमान रहता है। तो शीत कटिबंध में जो है पूरे साल जो होता है ठंडा तापमान रहता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध में कौन से ध्रुव क्षेत्र आते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तरी ध्रुव आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तरी ध्रुव क्षेत्र आते हैं, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शीत कटिबंध में दिन और रात कितने महीने की होती है। तो शीत कटिबंध में दिन और रात जो होता है ये 6 महीने का होता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है शीत कटिबंधीय में जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 137 में समशीतोष्ण कटिबंध कहाँ पाया जाता है। तो समशीतोष्ण कटिबंध जो है ये विषुवत रेखा पर पाया जाता है। समशीतोष्ण कटिबंध जो है ये विषुवत रेखा पर पाया जाता है और यहाँ पर सदैव तापमान जो होता है ये समान रहता है विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। सबसे अधिक गर्मी जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है पृथ्वी पर कुल डैश देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पृथ्वी पर जो है कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं, पृथ्वी पर जो है कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का नंबर 140 कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ये जो है देख सकते हैं कि मानचित्र में चीज़ें किस रूप में दिखाई जाती है। तो मानचित्र में चीज़ जो होता है, कोई भी चीज़ जो होता है इसको संकेतन के रूप में दिखाई जाती है, संकेतन के रूप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भौतिक मानचित्र में कौन सी भौगोलिक विशेषताएं दर्शाई जाती है। तो भौतिक मानचित्र जो होता है इसमें भौगोलिक रेखाएं जो दिखाई जाती है, विशेषता जो दिखाई जाते हैं ये पर्वत के दिखाया जाता है, मैदानी भाग का दिखाया जाता है, नदी का दिखाया जाता है, झील का दिखाया जाता है। ये सब का जो है चित्र दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है राजनीतिक मानचित्र में क्या दर्शाता है। तो राजनीतिक जो है मानचित्र में विभिन्न राज्यों की सीमा दिखाता है। विभिन्न राज्यों की राज्य जो होता है विभिन्न राज्यों की सीमा दिखाता है, विभिन्न राज्यों की सीमा दिखाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है जलग्रीत, जलग्रीत को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो जलग्रीत जो होता है इसको नीला रंग से दर्शाया जाता है। जलग्रीत को जो है नीला रंग से दर्शाया जाता है और नदी झील झरना को दर्शाया जाता है इसी से जो है जलग्रीत को ऐसे दर्शाया जाता है, नदी को, झील को, झरना को, और जलग्रीत जो है इसको नीला रंग से दर्शाया जाता है नक्शा पे जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 145 कहा जा रहा है पर्वत को मानचित्र में किस रंग से दर्शाया जाता है। तो पर्वत को जो है मानचित्र में जो होता है ये भूरा रंग से दर्शाया जाता है। पर्वत को मानचित्र में जो है भूरा रंग से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 146 में देख सकते हैं कि पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो पठार जो होता है पठार को पीला रंग से दर्शाया जाता है, पठार को पीला रंग से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मैदान क्षेत्र को मानचित्र में किस रंग से दर्शाया जाता है। तो मैदान क्षेत्र को जो है मानचित्र में जो होता है वहाँ पे जो है हरा रंग से दर्शाता है, हरा रंग से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं जिस मानचित्र में पर्वत, मैदान, सागर, स्थान इत्यादि को दिखाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है भौतिक मानचित्र कहते हैं, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 149 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में कहा जा रहा है किस प्रकार के मानचित्र में स्थान, जनसंख्या, जलवायु इत्यादि को दर्शाती है। इसका बात करें तो ये जो दर्शाती है इसका नाम है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र इसका नाम है, थीमेटिक मानचित्र इसका नाम है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 150 और चैप्टर शुरू हो जाता है हमारा राज्य बिहार। इस चैप्टर का नाम है हमारा राज्य बिहार और इसका पहला क्वेश्चन है
यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 150 में, बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? बिहार के उत्तर में जो होता है नेपाल देश स्थित है। उत्तर में नेपाल देश स्थित है, इसको याद रखना है। नेपाल से सटे बिहार की जो जिला है वो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब जो है इसी से सटे जिला है बिहार के। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 151 में कहा जा रहा है प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बिहार में कितने प्रमंडल है? तो बिहार में जो है कुल 9 प्रमंडल है। और बिहार से बंगाल जो यानी अलग हुआ ये 1912 ईस्वी में अलग हुआ। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो बिहार के पूर्व में बात करें तो जो स्थित राज्य है उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल उस राज्य का नाम है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है बिहार के पूर्व में गर्म और शुष्क जलवायु किस दिशा में प्राप्त होती है? तो ये जो है ये होती है पश्चिम दिशा में प्राप्त होती है। और बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 में कहा जा रहा है बिहार में मुख्यतः कितनी ऋतुएं होती हैं? तो बिहार में बात करें तो बिहार में मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है किसान खरीफ फसल कब बोना शुरू करते हैं? तो किसान जो होता है खरीफ फसल को जो है ये जून से यानी जून के तीसरे सप्ताह से ही बोना शुरू कर देता है। तीसरे सप्ताह से ही बोना शुरू कर देता है किसान जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 155 में यहाँ पे देख सकते हैं ये बता दिए जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 156 में दक्षिण बिहार के किसान किस फसल की बुआई करते हैं? दक्षिण बिहार के किसान जो होता है ये धान की बुआई करते हैं, धान। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है गंगा की सहायक कौन सी नदियां हैं? तो गंगा की सहायक नदियां जो है गंगा की सहायक नदियां में जो है ये आ जाता है गंडक, कोसी, गंगा की उत्पत्ति यानी गंगोत्री के मुख्य से ये सब आ जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 158 में रेवा नदी किस राज्य से होकर जाती है? तो रेवा नदी जो होता है रेवा नदी ये मध्य प्रदेश राज्य से होकर के जाती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं किस नदियों का बहाव नेपाल से होकर होता है? किस नदियों का बहाव जो है नेपाल से होकर के होता है ये बताना है। तो 159 नंबर में इसका सही आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो आपको बता दें। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गंडक और कोसी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 में कहा जा रहा है और लास्ट क्वेश्चन है देख सकते हैं। क्वेश्चन है किस फसल को बोने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? तो किस फसल को बोने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा 160 का जो सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पे देख सकते हैं हो जाएगा चना, मसूर, मटर, सोयाबीन, ये सब इसका सही आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है किस राज्य में धान की खेती प्रमुख है? तो धान की खेती प्रमुख की बात करें तो भारत में जो है किस राज्य में है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा बिहार में। बिहार में जो है सबसे प्रमुख खेती है धान की जो है बिहार में, और सबसे ज़्यादा बात करें तो पश्चिम बंगाल में है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है राजगीर की पहाड़ियों पर कौन सा वन मिलता है? तो राजगीर की पहाड़ियाँ पर जो है शीशम का वन मिलता है। तो शीशम का वन इसका सही आंसर हो जाएगा। शीशम का वन मिलता है राजगीर की पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है उत्तर पश्चिम बिहार के किस हिस्से में जंगल है? तो उत्तर पश्चिम के बिहार के जो है किस हिस्से में जंगल है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में जंगल है, तराई क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 में कहा जा रहा है जूट की खेती किस जिले में होती है? तो जूट की खेती जो है ये अररिया जिले में होती है। अररिया जिला इसका सही आंसर हो जाएगा जूट की खेती। और बड़े पैमाने पर बात करें तो बड़े पैमाने पर जो है पूर्णिया जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है हम देख सकते हैं समस्तीपुर के किस प्रांत में तंबाकू का व्यावसायिक उत्पादन होता है? तो समस्तीपुर के जो है पश्चिमी प्रांत में होता है। पश्चिमी प्रांत में जो है तंबाकू का व्यावसायिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं बिहार के जंगलों में कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो बिहार के जंगल जो होता है यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, भालू पाए जाते हैं, ये सभी जानवर जो पाए जाते हैं। और बाघ संरक्षण अधिनियम जो है 1973 में आया था। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं चंपारण जिला किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो चंपारण जिला जो है ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के लिए ये जो है प्रसिद्ध है चंपारण जिला। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है गंडक नदी के तट पर स्थित प्रमुख जगह कौन सी है? तो गंडक नदी के तट पर स्थित जगह जो है प्रमुख ये इसका नाम है हाजीपुर है यहाँ पर जो है गंडक नदी के तट पर स्थित प्रमुख जगह। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है सोनेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ है? तो सोनेश्वर पहाड़ियाँ जो है ये राजगीर में है। सोनेश्वर पहाड़ियाँ राजगीर में है। और राजगीर की राजधानी जो है ये
मगध है। राजगीर की राजधानी जो है ये मगध है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 170 में गन्ना उत्पादन जिले कौन सा है। तो गन्ना उत्पादन जिले बात करें तो गन्ना उत्पादन में जो है गोपालगंज हो जाएगा गन्ना उत्पादन में, और इसके साथ साथ जो है बेतिया हो जाएगा और मोतिहारी हो जाएगा। ये सब जो है गन्ना उत्पादन जिले हैं। चावल का कटोरा जो है ये रोहतास को कहा जाता है, चावल का कटोरा, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है बिहार का वन क्षेत्रफल विस्तार कितना है। तो बिहार का वन क्षेत्रफल विस्तार जो है ये 9.9% है, बिहार का वन क्षेत्रफल विस्तार। और सबसे ज़्यादा जो है ये कैमूर जिला का है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो है ये MP का है, भारत में सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में कुल जिले की संख्या 38 है, इसको याद रखना है, और प्रमंडल की संख्या जो है ये 9 है बिहार में जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन है कांवर झील डैश जिला में है। तो कांवर झील जो है ये बेगूसराय जिला में है, कांवर झील बिहार में जो है बेगूसराय जिला में है, कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में कांवर झील है। और उदय सागर झील जो है ये पश्चिम चंपारण में है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है भीम बांध अभयारण्य डैश की पहाड़ियों में है। भीम बांध अभयारण्य जो है ये राजमहल की पहाड़ियों में है, राजमहल की पहाड़ियों में है, इसका याद रखना है, आंसर NCERT में यही दिया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है बिहार के वन क्षेत्र का विस्तार किस जिले में सबसे अधिक है। तो बिहार के वन क्षेत्र का विस्तार जो है ये सबसे अधिक जो है सर्वाधिक ये पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला चैप्टर ही शुरू हो जाता है जिस चैप्टर का नाम है बिहार दर्शन 1, इस तरीके से चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि महाबोधि मंदिर का वैश्विक महत्व क्यों है। तो महाबोधि मंदिर का वैश्विक महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ जो है बुद्ध की तपस्या का स्थान है, ये बुद्ध की तपस्या का स्थान है ये महाबोधि मंदिर जो है, इसलिए जो है इसका महत्व है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो महाबोधि मंदिर जो है ये बिहार राज्य में स्थित है, महाबोधि मंदिर बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बोधि वृक्ष के नीचे किसने ज्ञान प्राप्त किया था। तो बोधि वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे अपना ज्ञान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 179 में, क्वेश्चन नंबर 179 में है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि विष्णु मंदिर जो है विष्णु मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो विष्णु मंदिर जो है ये फल्गु नदी के तट पर स्थित है, विष्णु नदी जो है, और ये गया जिला में है विष्णुपद मंदिर जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो विष्णुपद मंदिर का निर्माण जो है ये रानी अहिल्याबाई ने करवाया, रानी अहिल्याबाई ने करवाया इसका निर्माण, विष्णुपद मंदिर का निर्माण। दोस्तों यदि आप BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए NCERT एग्जाम्पलर SK झा सर के PDF जो है इसको लेकर के आए हैं, और ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताने वाले हैं। ज्योग्राफी का जो है क्लास 6 का और 10 तक के सारे सब्जेक्ट को कवर कराने वाले हैं SK झा सर के PDF का जो है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए इसके लिए, और चलिए लेकर चलते हैं PDF पे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाते हैं चैप्टर वाइज। इससे पीछे के वीडियो तक में जो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 180 तक को कवर कर चुके हैं, इससे आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रत्येक वर्ष विष्णुपद मंदिर में कौन सा पर्व आयोजित होता है। तो प्रत्येक वर्ष विष्णुपद मंदिर में जो होता है ये त्रिपुष्कर पर्व जो है आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है शांति स्तूप कहाँ स्थित है। तो शांति स्तूप जो है ये राजगीर में ही स्थित है, राजगीर में शांति स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है 183 राजगीर में स्थित शांति स्तूप की विशेषता क्या है। तो राजगीर में स्थित शांति स्तूप की विशेषता जो है यह है कि यह सफ़ेद गुंबदाकार स्तूप है, यह जो है सफ़ेद गुंबदाकार स्तूप है, यही इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध की कितनी प्रतिमाएं शांति स्तूप के चारों ओर लगी है। तो महात्मा बुद्ध की जो है कितनी जो प्रतिमाएं जो है ये शांति स्तूप के चारों ओर लगा है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 प्रतिमाएं जो है ये लगा है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है शांति स्तूप कहाँ स्थित है। शांति स्तूप जो है ये राजगीर में स्थित है, शांति स्तूप जो है ये राजगीर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, राजगीर पहाड़ी की चोटी पर ये स्थित है। और जापानियों के द्वारा बनाया गया शांति स्तूप जो है यह है, जापानियों के द्वारा बनाया गया स्तूप है शांति स्तूप। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 186 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 में कहा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक महत्व क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक महत्व जो है यह है कि ज्ञान विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसका जो है पुरातात्विक महत्व है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था।
तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये अध्ययन के लिए और इसके साथ साथ शोध के लिए, अध्ययन और शोध के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन कह रहा है पावापुरी का जल मंदिर किसके सम्मान में बनाया गया है? तो पावापुरी का जल मंदिर जो है ये बनाया गया जो है ये महावीर स्वामी के लिए बनाया गया है, महावीर स्वामी के सम्मान के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो ये कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है पावापुरी में स्थित जल मंदिर की महत्ता क्या है? तो पावापुरी में स्थित जल मंदिर की जो महत्ता है यह है कि यह भगवान महावीर का जो है जन्म जो है निर्वाण स्थल है। यह भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है और पावापुरी में स्थित जल मंदिर की महत्ता यही है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 191 में बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में जल कुंड जो है गर्म जल कुंड ये राजगीर में ही अवस्थित है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि पितृपक्ष का मेला कहाँ लगता है? तो पितृपक्ष का मेला जो है ये गया में लगता है, गया जिला में। अगला क्वेश्चन है महावीर ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ये जो है ये क्या था? पावापुरी में क्या था? पावापुरी में। इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है विष्णु पद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विष्णु पद मंदिर का निर्माण जो है ये अहिल्याबाई हान ने किया था, अहिल्याबाई हल्का ने किया था। ये आप लोगों को ऊपर में भी बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195 में है राजगीर में गर्म जल के कुंड है क्यों? राजगीर में जो है गर्म जल के कुंड है क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है ये सल्फर का उच्च मात्रा है। वहाँ की मिट्टी जो है वहाँ उसमें सल्फर की उच्च मात्रा है, इसलिए जो है राजगीर में गर्म जल के कुंड है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मोचालिंद सरोवर किस स्थान पर स्थित है? तो मोचालिंद सरोवर जो है ये राजगीर की पहाड़ी पर स्थित है। मोचालिंद सरोवर जो है ये राजगीर की पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 197 शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो शांति स्तूप जो है ये राजगीर की पहाड़ी क्षेत्र में जो है स्थित है, राजगीर की पहाड़ी में स्थित है शांति स्तूप। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कालोल जलप्रपात किसके समीप है? तो कालोल जलप्रपात जो है ये है विष्णु पद मंदिर के समीप। ये जो है ये विष्णु पद मंदिर के जो है समीप है, गया जिला में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 199 है रानी अहिल्याबाई का किस क्षेत्र से संबंध था? तो रानी अहिल्याबाई जो है इसका संबंध था इंदौर देश से था और मराठा शासक था वहाँ के। रानी अहिल्याबाई ये मराठा शासक था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 200 कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि शांति स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो शांति स्तूप का निर्माण जो है ये हुआ था आधुनिक काल में। शांति स्तूप का निर्माण जो है ये आधुनिक काल में हुआ था और इसका राजगीर में जो है जापानियों द्वारा कराया गया था, राजगीर में। चैप्टर का नाम है बिहार दर्शन 2। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को कवर करते हैं और इस वीडियो में बहुत कम ही क्वेश्चन मिलेगा बिहार दर्शन 2 चैप्टर से और यहाँ पर जो है ये ज्योग्राफी बुक जो है खत्म हो जाएगा क्लास 6 का। क्वेश्चन कहा जा रहा है शेरशाह का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है ये सासाराम जिले में स्थित है। सासाराम जिले में स्थित है शेरशाह का मकबरा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गोले घर का निर्माण किसने करवाया? यानी गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? तो गोल घर का निर्माण जो है ये करवाया था कप्तान जॉन गॉस्टिन ने करवाया था। और गोल घर जो है ये 178 में निर्माण हुआ था, यानी 178 में निर्माण हुआ था और 178 यानी 1778 में निर्माण हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 178 जगह यहाँ पे 16 होना चाहिए, इसलिए इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा क्या है कब निर्माण हुआ था। और ये जो है 1786 में जो है ये बनकर तैयार हो गया था। यहाँ पे 1700 जो यहाँ पे क्या होगा वो देख लीजिएगा और लेकिन 1786 में जो इसका निर्माण हो गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 203 गोले का घर का मुख्य उपयोग क्या था? तो गोल घर का मुख्य उपयोग के लिए जो बनाया गया था वो बनाया गया था अनाज के भंडारण के लिए। अनाज का भंडारण किया जा सके इसलिए जो है इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 204। इसमें कहा जा रहा है गोल घर की दीवारों की मोटाई कितनी है? तो गोल घर की दीवार जो होता है इसकी मोटाई जो है ये 12 फीट होती है गोल घर की दीवार की मोटाई। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है गोल घर का कितनी सीढ़ियाँ जो है चढ़कर ऊपर जाया जा सकता है? तो गोल घर पर जो है बात करें तो 144 सीढ़ियाँ जो है ये चढ़कर पार करने वाले हैं, 144 सीढ़ियाँ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 206 कि गोल घर कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो गोल घर जो है गोल घर ये 29 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये गोल घर है।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 207 का आ जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ दिया गया है कि गोल घर का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था। तो गोल घर का निर्माण जो है ये 1786 वर्ष में पूरा हुआ था, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आ जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि गोल घर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था, ये बता दिया आप लोगों को 1786 में। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद को मिली उपहार और वस्तुओं को किस रूप में रखा गया है। ये जो है ये रखा गया स्मृति के रूप में रखा गया है, स्मृति के रूप में रखा गया है। और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का जरा पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान को क्या कहते हैं। तो यही बताना है कि पटना सिटी में जो है गुरु गोविंद सिंह जो है इसके जन्म स्थान को क्या कहते हैं, ये पूछना चाहता है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा श्री हरमंदिर साहिब के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना।